Welcome to Prahlad Goyal physics classes. So in this video we will continue with kinematics. In the last class we were discussing about three types of motion of an object: motion in 1D, motion in 2D, motion in 3D. So now in this class we will take motion in one dimension. तो मोशन इन वन डायमेंशन, तो इसमें सबसे पहले है साइन कन्वेंशन। तो भी जैसे कोई मोशन है इन वन डायमेंशन, so that motion may take place along a horizontal line or along vertical line also, or at some along some line at some angle. तो हमारी साइन कन्वेंशन इसमें ये रहेगी कि राइट डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट नेगेटिव. सिमिलरली upward direction will be taken as positive and downward direction will be taken as negative. यानी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी राइट की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगी और लेफ़्ट की तरफ है तो फिर वो नेगेटिव होगी. सिमिलरली कोई वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगी और नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव होगी. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे पोजीशन. तो वी डिनोट पोजीशन बाय एक्स. तो पोजीशन क्या होता है अभी? तो अभी सपोज कोई पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मोशन कर रहा है, तो फिर जो पोजीशन होगी एक्स, सो इट टेल्स अस the location of the particle. It tells us the location of particle on straight line along which the particle is moving. तो मान लो जैसे ये ओरिजिन है एंड सम टाइम पार्टिकल सपोज इज एट दिस पॉइंट. सपोज पार्टिकल यहाँ पे है तो फिर उसकी पोजीशन हो जाएगी x इक्वल टू 3. और अगर पार्टिकल मान लो इस तरफ है -1 -2 -3, मान लो कि यहाँ पे है तो फिर पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी x इक्वल टू -2. तो पोजीशन हमें ये बताएगा कि पार्टिकल की लोकेशन यानी पार्टिकल की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन. यानी किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की क्या पोजीशन है, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा. अगर हम अपना ओरिजिन चेंज कर दें, सपोज अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ इस पॉइंट को, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन 1 होगी और ये पोजीशन 2 हो जाएगी. तो फिर इसकी पोजीशन हो जाएगी x इक्वल टू 2 और ये -1, ये -2, ये -3. तो फिर ये पोजीशन हो जाएगी -3. तो यानी पोजीशन की जो वैल्यू होगी, पोजीशन की क्या वैल्यू होगी,
तो दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ऑल दो पोजिशन तो सेम ही है इसकी, पार्टिकल स्पेस में उसी जगह पे है जहाँ पे पहले था, लेकिन जो वैल्यू है पोजीशन की वो बदल जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ पोजीशन डिपेंड्स अपॉन the choice of origin। इसके बाद सेकंड पॉइंट है भी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो जैसे कि हमने पहले किया हुआ है ये कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है? जैसे मान लो कोई पार्टिकल किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पे जाता है along some path, say like this, तो फिर ए इनिशियल पोजीशन हो गई एंड बी फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट होता है भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between initial and final position। और जो डिस्टेंस है भी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेसिकली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द लेंथ ऑफ actual path traveled by the particle। तो जैसे इस एग्जांपल में जब पार्टिकल ए से बी गया तो फिर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो इस पाथ की एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी। तो मान लो ये लेंथ है डी के बराबर, तो फिर डी हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी। तो फिर ये जो डिस्टेंस है डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो फिर ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डी से कर सकते हैं। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल
position. तो जो डिस्प्लेसमेंट है अभी, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है. बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. देखो वो कैसे भी, मान लो कोई एक पार्टिकल, जैसे मान लो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 पे जाता है, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी 4 माइनस 1 3 मीटर. लेकिन अगर मान लो पार्टिकल पहले पोजीशन 4 पे था, फिर 1 पे आ जाते हैं, तो फिर इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगेन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फिर आ जाएगा -3. मान लो डिस्टेंस इज मीटर में. तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. या अगर मान लो पार्टिकल घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाए, यानी 1 से स्टार्ट होके पहले आगे जाए और फिर मुड़ के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो फिर इनिशियल पोजीशन भी 1 है और फाइनल पोजीशन भी 1 है, तो फिर इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव. लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी. और डिस्टेंस ट्रेवल जब निकालनी है तो फिर आपको पूरा पाथ देखना पड़ेगा पार्टिकल का. लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वी डोंट हैव टू सी द होल पाथ ऑफ द पार्टिकल, वी जस्ट शुड नो द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता होनी चाहिए पार्टिकल की. तो बीच में उसका पाथ कैसा है, मतलब किस रास्ते से होके आया वो, तो उसको जानने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर डिस्टेंस निकालनी है तो फिर आपको उसका जो पाथ की डिटेल्स हैं वो सारी आपको मालूम होनी चाहिए. तो ये डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में. इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी. मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती. सो दिस वाज अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. इसके बाद अभी वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होती है अभी? तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज तो अभी वेलोसिटी is defined as time rate of change of position or displacement.
यानी कि किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो that is velocity at any instant of time. So that is velocity at any instant of time. और ये वेलोसिटी होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी dx/dt, या फिर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी ds/dt। तो देखो, इसको समझने के लिए मान लो जैसे कोई पार्टिकल जा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज ओरिजिन, और मान लो किसी टाइम t1 पे पार्टिकल x = x1 पे था, और फिर किसी टाइम t2 पे पार्टिकल आ गया पोजीशन x = x2 पे। तो फिर x1 इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई और x2 फाइनल पोजीशन। तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज हो गया डेल्टा x, तो डेल्टा x आएगा x2 - x1, और टाइम जो लगा a से b जाने में सपोज डेल्टा t, तो ये होगा t2 - t1। तो फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर हम कर दें तो फिर ये होती है एवरेज वेलोसिटी। हाँ, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डेल्टा x है, टाइम टेकन डेल्टा t, यानी x2 - x1 अपॉन t2 - t1। तो अब ये तो आ गई एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स, बट वेलोसिटी एट एनी डिफरेंट पॉइंट्स मे बी डिफरेंट देन दिस एवरेज वेलोसिटी। मतलब जब पार्टिकल ए से बी जा रहा था तो हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे थोड़ी ज़्यादा हो, किसी पॉइंट पे थोड़ी कम हो गई हो, फिर ज़्यादा हो गई हो, फिर कम हो गई हो, बट दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दी टू पोजीशंस। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर पार्टिकल लगातार इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे तो फिर ये उतना ही टाइम लेगा ए से बी जाने में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं, तो चंडीगढ़ से दिल्ली का डिस्टेंस है सपोज 250 किलोमीटर, और हमें 5 आवर्स लगते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाने में। तो फिर हमारी कार की जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 250/5, यानी 50 km/h। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ आवर कार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कार की वेलोसिटी हमेशा 50 km/h ही रही होगी, कभी 50 से ज़्यादा भी हुई होगी, कभी 50 से कम भी हुई होगी। तो फिर एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर हम सपोज लगातार इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहते तो फिर भी हमें 5 घंटे लगते चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचने में। तो ये मतलब होता है भी एवरेज वेलोसिटी का, कि अगर बॉडी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार चलती रहे
तो टाइम टेकन दोनों सिचुएशंस में सेम होगा। सो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर सपोज हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है, मान लो हमने पॉइंट ए पे निकालनी है वेलोसिटी, जैसे मान लो अगेन कोई बॉडी जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस और किसी टाइम बॉडी एक्स इक्वल टू एक्स पे है और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी भी है। एंड वी वांट टू फाइंड दिस वेलोसिटी v एट पॉइंट ए। तो फिर ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो ये कैसे निकालेंगे। अगर हम पॉइंट ए के नेक्स्ट एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लें, मान लो ये कोई पॉइंट बी है और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो dx है और इसको ट्रैवल करने में टाइम लगा dt। तो फिर ए और बी के बीच अब जो एवरेज वेलोसिटी आएगी इस फार्मूले से, तो एवरेज वेलोसिटी आएगी ए और बी के बीच dx अपॉन dt। तो अगर कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है और ए से बी का डिस्टेंस dx है और टाइम लगा dt, तो फिर ए और बी के बीच जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो जाएगी dx अपॉन dt। लेकिन अगर मान लो जो डिस्टेंस dx है वो काफ़ी स्मॉल है, तो dx इज़ वेरी वेरी स्मॉल, मतलब b जो पॉइंट है वो a के काफ़ी क्लोज है। तो फिर जो a और b के बीच जो एवरेज वेलोसिटी है उसे हम वेलोसिटी एट पॉइंट a भी मान सकते हैं। सो दिस में आल्सो बी टेकन एज वेलोसिटी एट पॉइंट a, क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस इतना कम है कि ए से बी जाने में वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ होगा, यानी वी कैन नेग्लेक्ट एनी चेंज इन वेलोसिटी इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, और ये मान सकते हैं कि ए से बी की मोशन के दौरान वेलोसिटी हर जगह सेम ही रही होगी। तो वेलोसिटी अगर हर जगह सेम है तो फिर एट एनी पॉइंट जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही होगी। तो फिर पॉइंट ए पे भी वेलोसिटी इसी वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। सो नाउ दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए, सो नाउ दिस में बी नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। So instantaneous velocity is time rate of change of position। तो एक तरह से डिफरेंशिएशन हो गया ये पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में। और जो डिफरेंशिएशन होता है किसी ग्राफ का वो हमें स्लोप देता है। तो वेलोसिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी can also be defined as slope of position time graph। अच्छा, वेलोसिटी को हमने ds बाई dt भी लिखा था, जैसे वेलोसिटी dx बाई dt, तो वेलोसिटी इज आल्सो ds बाई dt, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लो जैसे ये पार्टिकल है, ये किसी टाइम t पे पॉइंट A पर है और इससे पहले किसी टाइम पे ये x = x0 पे था, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे मान लो पार्टिकल शुरू में यहाँ पे था और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और अगर इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर आ जाएगा ds/dt इज इक्वल टू dx/dt। और x0 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो ds/dt इज इक्वल टू dx/dt। और dx/dt वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू differentiation of displacement with respect to time. So velocity can also be defined as slope of position time graph or displacement time graph. So this is average velocity and this is instantaneous velocity. इसके बाद अभी जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है कि जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे। तो a particle is said to be moving with uniform velocity if both magnitude and direction of velocity remain constant। ठीक है। अभी तो यानी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहने चाहिए हमेशा, तो फिर उस वेलोसिटी को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, फिर चाहे वो टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सो अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, a particle moving with uniform velocity travels equal displacements in equal interval of time। in equal intervals of time, however small these intervals may be, however small these intervals
मे बी, यानी वो टाइम इंटरवल कितने भी छोटे या कितने भी बड़े क्यों ना हो, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वेलोसिटी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अदरवाइज वेलोसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म velocity. So a particle is said to be moving with non-uniform velocity if it travels unequal displacements in equal intervals of time or equal displacements in unequal intervals of time. So this is non-uniform velocity. इसके बाद अभी स्पीड क्या होती है। तो स्पीड होती है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो स्पीड भी इसी तरह से जैसे वेलोसिटी होती है अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऐसे स्पीड भी 4 टाइप की हो सकती है। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड, instantaneous speed, average speed, uniform speed, and non-uniform speed. तो अभी इंस्टेंटेनियस से स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है तो वो स्पीड हो जाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो फिर इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हेयर वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, सॉरी हेयर वी टॉक अबाउट डायरेक्शन आल्सो, बट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो फिर यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो डायरेक्शन बेशक यहाँ पे चेंज हो सकती है, और एवरेज स्पीड हो जाती है अभी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या फ़र्क है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। उसके बाद भी यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे हमने यहाँ पे किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी कि अगर जो स्पीड का अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहे, ठीक है भी, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन बेशक चेंज हो, तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा देन द पार्टिकल इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। और इसमें फिर जो पार्टिकल है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो फिर इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस आ जाएगा, तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है देन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस
in equal interval of time or equal distances in unequal intervals of time। और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस लगा दोगे तो फिर वो डेफिनेशन बन जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। और यहाँ पे डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, तो डायरेक्शन बेशक बदलती रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज स्पीड। तो भी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कभी भी एवरेज स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम या उसके बराबर हो सकती है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट से कुछ ना कुछ बड़ा ही होएगा या उसके बराबर होएगा, उससे कम नहीं हो सकता। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं तो फिर उसे हम यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यानी a particle moving with uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे। सो अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी is said to be undergoing uniform motion। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट में डायरेक्शन तो चेंज हो ही सकती है, बट यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये सब्जेक्टिव असाइनमेंट का पेज नंबर 53। A man walks 12 meter east and then turns perpendicularly towards north। मतलब एक मैन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है पहले 12 मीटर, और फिर यहाँ से 90 डिग्री घूम के 5 मीटर आगे चल के पॉइंट सी पे पहुँचता है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस ट्रेवल तो हो जाएगी 12 + 5 यानी 17। फिर पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो यहाँ पे है 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 13 मीटर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई करके उसके बाद आगे ये वीडियो कंटिन्यू करना भी। तो अब तक हमने जो थ्योरी की है उसके बेसिस पे आप इस असाइनमेंट के अप टू 7 ट्राई कर सकते हो, अप टू क्वेश्चन 7। और जो ये ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है इसके आप क्वेश्चन नंबर 9 तक ट्राई कर सकते हो। तो अभी वीडियो को आप यहीं पे रोक के तो पहले ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, उसके बाद फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करो। तो अभी a car travels along a straight line with speed 20 meter per second and returns back by the same path with a speed of 30 meter per second। तो find the average speed and average velocity of car।
तो देखो कार पॉइंट पी से चल के वापस से पॉइंट पी पर ही आ गई, तो फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो फिर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो अभी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। और फिर पूछा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। देखो पहले कार पॉइंट पी से क्यू गई तो डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, फिर वापस क्यू से पी आई तो फिर डिस्टेंस अगेन ट्रेवल किया डी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया डी प्लस डी यानी 2D। और टाइम टेकन, मान लो जाते समय टाइम t1 लगा और आते समय टाइम t2 लगा, तो फिर टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। अब जो देखो t1 की वैल्यू वो क्या होगी भाई, तो जाते समय टाइम t1 लगा तो जाते समय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस d हुई और वेलोसिटी 20 है, तो फिर टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और वापस आते समय टाइम t2 लगा तो वापस आते टाइम इसकी स्पीड 30 हो गई और डिस्टेंस ट्रेवल्ड d, तो टाइम हो जाएगा d अपॉन 30। और फिर यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, t1 की वैल्यू d अपॉन 20 और t2 की d अपॉन 30, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। अब एक ये क्वेश्चन देखो जरा अभी, सपोज एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है, और सपोज इसको ए से बी जाने में टाइम लगता है t, और क्वेश्चन ये है कि टोटल डिस्टेंस मान लो ए से बी की x है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ द पार्टिकल travels with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of time, then what is the average velocity? Then find average velocity। यानी क्वेश्चन ये है कि मान लो पार्टिकल ए से बी जाता है, उसको टोटल टाइम t लगता है, तो उसने कुछ पार्ट वेलोसिटी v1 से ट्रेवल किया और कुछ पार्ट वेलोसिटी v2 से ट्रेवल किया, यानी जो भी टाइम उसको लगा तो आधे टाइम के लिए वो वेलोसिटी v1 से चला और आधे टाइम के लिए वेलोसिटी v2 से चला, तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हमने बताना है इसमें। तो भी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो फिर इसे हम कैसे निकालेंगे, तो मान लो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट x1 है और सी से बी का डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो फिर से हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2, x को लिख सकते हैं x1 प्लस x2,
और फिर ए से सी जाने में टाइम लगेगा t/2, क्योंकि आधे टाइम के लिए वेलोसिटी v1 है और बाकी आधे टाइम के लिए वेलोसिटी v2 है। तो फिर ए से सी का टाइम t/2 होगा और सी से बी का टाइम भी t/2 होगा। तो फिर जो x1 है भी ए से सी का डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हो जाएगा वेलोसिटी v1 इंटू टाइम t/2 और सी से बी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2, तो वेलोसिटी v2 और टाइम t/2। अब यहाँ पे पुट कर दो भी, तो x1 की वैल्यू v1 इंटू t/2, x2 की वैल्यू v2 इंटू t/2 अपॉन t। तो t से t कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा भी? तो आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। सो एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है भी, थर्ड क्वेश्चन, तो हाफ टाइम के लिए वो चला 40 की स्पीड से और हाफ टाइम के लिए 60 की स्पीड से। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2 अपॉन 2, यानी 40 प्लस 60 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 50। अच्छा, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि पार्टिकल ऐसे सी गए हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से दोनों सेम है, तो फिर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होंगे। इसके बाद भी सेकंड केस है। तो जैसे इस क्वेश्चन में था कि ए से सी और सी से बी में टाइम सेम लगे, लेकिन अगर हमें दिया हो कि ए से सी और सी से बी जो डिस्टेंस है वो हाफ हाफ डिस्टेंस है दोनों, यानी क्वेश्चन इस तरह से मान लो। तो क्वेश्चन ये है अब कि जो पार्टिकल ए से बी गया, टोटल डिस्टेंस x है, तो फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v1 एंड फॉर अदर हाफ इट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v2। अब यहाँ पे डिस्टेंसेस दोनों सेम है, ए से सी और सी से बी, यानी सेम मिड पॉइंट है। और पहले केस में ये था कि टाइम दोनों पार्ट्स में सेम लग रहा था, तो सी वाज नॉट द मिड पॉइंट, सी पॉइंट कहीं इधर उधर हो सकता है, बट टाइम दोनों में सेम था और यहाँ पे डिस्टेंसेस दोनों सेम है। ये फ़र्क है दोनों क्वेश्चंस में। तो फिर इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो एवरेज वेलोसिटी तो वही होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सपोज टोटल टाइम t लगता है और सपोज ए से सी में जाने में टाइम t1 लगता है और सी से बी जाने में टाइम t2 लगता है, तो फिर t हो जाएगा t1 प्लस t2। अब t1 की वैल्यू आएगी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट x/2 और वेलोसिटी v1, तो ये आ जाएगा। और सेकंड पार्ट में जो टाइम आएगा t2, ये अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यानी x/2 अपॉन v2। और फिर t1 t2 की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से भी x/2 कॉमन आ जाएगा, x से x कैंसिल, और ये सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो भी आपका आंसर आ गया इसका। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हो जाएगा भी।
इसमें जो पार्टिकल्स है वो ए से डी जाता है। नहीं, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, इसमें तीनों डिस्टेंसेस सेम दे रखी हैं, ए से बी से सी और सी से डी, लेकिन टाइम तीनों में अलग अलग है। तो ए से बी में वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, बी से सी में 20 और सी से डी में 60। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? तो अभी एवरेज स्पीड हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस डी है और टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3। अब जो टाइम t1 है तो वो हो जाएगा d/3 अपॉन 10, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो d/3 अपॉन 10। t2 हो जाएगा d/3 अपॉन 20, t3 हो जाएगा d/3 अपॉन 60। तो फिर इसमें से भी d/3 कॉमन आ गया, तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो डी से डी कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ पे एलसीएम आएगा 60, तो ये 6 प्लस 3 प्लस 1, 60 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 6 प्लस 3 प्लस 1 10, तो आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये सर्कल है भी, इसका रेडियस है r। इट स्टार्ट्स फ्रॉम a and moves in anti-clockwise direction like this। तो calculate the distance traveled by the particle from A to B। तो A से B में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो वो हो जाएगी 1/4 ऑफ सर्कल। तो 1/4 ऑफ सर्कल का मतलब है कि पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है अपॉन 4, तो फिर आ जाएगा πr अपॉन 2, तो भी आंसर आ जाएगा। फ्रॉम ए टू सी, तो ए से सी में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल की लेंथ हो जाएगी πr। और फिर ए से डी में, तो ए से डी में डिस्टेंस ट्रेवल ये पूरा हो जाएगा 3/4 ऑफ सर्कल, तो 3/4 ऑफ सर्कल आ जाएगा 3πr/2, एंड इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। और फिर पूछा कि आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। तो फर्स्ट पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये वाला हो जाएगा भी, ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, और ये आएगा पाइथागोरस से, ये भी r, ये भी r, तो ये आ जाएगा √2r, √r² प्लस r², तो फ्री हो जाएगा √2r। और ए से सी में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायमीटर के बराबर, तो डायमीटर इज 2r। और ए से डी में डिस्प्लेसमेंट फिर ये वाला हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, तो ये भी √2r हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट है इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन पार्टिकल वापस पॉइंट ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है भी। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 6, अब ये क्वेश्चन है, अ टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड
5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मान लो ये इसका मिनट हैंड है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड, और ये टिप है बिटवीन 6 AM to 6:15 AM। तो 6 AM पे जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे होगा, 12 के साइन पे होगा, और 6:15 पे वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 के साइन पे। तो मिनट हैंड घूम के यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो हमने बताना कि जो इसकी टिप है, तो टिप की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो टिप इसकी पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई। ये लेंथ अगर L मान लो, तो फिर जो टिप का डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2L √L² प्लस L², और इसमें टाइम लगेगा 15 मिनट का। तो फिर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट √2L और टाइम 15 मिनट। तो सेकंड में आ जाएगा 15 × 60, और L की वैल्यू पुट कर दो। तो अब ये टाइम आ जाएगा, सॉरी ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 7.86 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर पूछा है भी 6 AM और 6:30 PM के बीच। तो 6:30 PM पे फिर जो ये मिनट हैंड है वो यहाँ पे आ जाएगा भी। तो मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2L। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2L। तो अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है 2L हो गया, लेकिन जो टाइम लगेगा ये 6 AM से 6:30 PM है भी, मतलब सुबह के 6 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। तो फिर ये हो जाएगा 12 आवर प्लस 30 मिनट, यानी 750 मिनट्स। 12 × 60 प्लस 30, और 750 मिनट्स को फिर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 750 × 60, तो ये टाइम हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और L की वैल्यू पुट कर दो 5 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2.22 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ जी, अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो ए शिप मूव्स ड्यू ईस्ट एट 12 km/h। तो कोई शिप है भी जो पहले 12 km/h की स्पीड से मूव करता है ईस्ट की तरफ फॉर 1 आवर। तो फिर 1 घंटे में वो कितना चलेगा। तो 1 घंटे में चलेगा 12 किलोमीटर, यानी 12 × 1। तो मान लो शिप यहाँ से चलता है और फिर 1 घंटे में वो यहाँ पे आ गया। तो 1 घंटे में डिस्टेंस वो चलेगा 12 किलोमीटर। तो पहले चला ये ईस्ट की तरफ, देन टर्न्स एग्जैक्टली टूवर्ड साउथ टू मूव फॉर एन आवर एट 5 km/h। और फिर वो साउथ की तरफ घूम गया, और फिर 1 घंटे के लिए फिर से चला वो 5 km/h की स्पीड से। तो फिर 1 घंटे में वो चलेगा अगेन 5 किलोमीटर। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 5 है, टाइम 1, और फाइनली पॉइंट सी पे पहुंच जाता है। तो कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन मोशन। तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा भी ए से सी।
और पाइथागोरस से डिस्प्लेसमेंट आएगा 13 किलोमीटर। √12² + 5² तो वो आ जाएगा 13 किलोमीटर। और टाइम लगा 2 घंटे का, 1 आवर यहाँ पे लगा और 1 आवर यहाँ पे लगा, तो टाइम लगा 2 घंटे का, डिस्प्लेसमेंट हुआ 13 किलोमीटर। तो फिर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 13/2 यानी 6.5 km/h। फिर यहाँ पे डायरेक्शन भी दी हुई है, एंगल दिया हुआ है। तो अगर हम ये वाला एंगल निकालें थीटा, तो tan थीटा आएगा 5/12। तो थीटा आ जाएगा भी tan इनवर्स 5/12। तो ये करीबन 23 डिग्री के आसपास होता है। तो एग्जैक्टली इट इज़ 22 डिग्री 37 मिनट। और ये एंगल देखो इस तरफ है, मतलब इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ साउथ है, मतलब ऐसे। अगर हम यहाँ पे डायग्राम बना लें तो ये ईस्ट है और नीचे की तरफ साउथ है। तो फिर थीटा ये हो जाएगा साउथ ऑफ ईस्ट, तो फिर एंगल हो जाएगा साउथ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब है कि एंगल बनेगा ईस्ट के साथ और ये बनेगा साउथ की साइड पे। जैसे मान लो कोई एंगल अगर इस तरफ हो तो उसको बोलते हैं थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बट अगर हम इस एंगल की बात करें तो फिर हो जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सिमिलरली अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये होगा साउथ ऑफ ईस्ट, ये वाला ईस्ट ऑफ साउथ। यानी जो लेटर बाद में आता है जैसे, तो एंगल बनता है उसके साथ, जो डायरेक्शन बाद में आती है एंगल बनता है उसके साथ। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इस एंगल की बात करें तो साउथ ऑफ वेस्ट, इस एंगल की बात करें तो वेस्ट ऑफ साउथ। तो आप एंगल जैसी मर्जी दे सकते हो। अगर हम इस एंगल की बजाय ये वाला एंगल दे दें तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, यानी कुछ ये 67 के आसपास आ जाएगा। तो 67 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। आप इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हो, ठीक है जी। तो भी हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए 1 से लेकर 7 तक। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको ट्राई करना, एंड देन लेट मी नो योर डाउट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी छोड़ देना। तो 2 से लेके 9 तक आप इसके ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।